नमस्कार। टाइम्स हिमाचल के लिए आज दिन भर में हेडलाइंस के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। जानते हैं क्या है आज दिन भर की मुख्य खबरें। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बीजेपी को घेरा, कहा आपदा में मिला पैसा खैरात नहीं, प्रदेश का हक। शिमला में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन, आयुष मंत्री गोमा ने की शिरकत। नवरात्रि पर हिमाचल के मंदिरों में भीड़, शिमला में भी जगह जगह लगे भंडारे। बहुचर्चित युग हत्याकांड में उच्च न्यायालय ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदला, एक को किया बरी। हमीरपुर में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने की मुहिम शुरू, आरंभ में लगेंगे 40,000 मीटर। बीजेपी विधायक राकेश जम्वाल ने कहा प्रदेश सरकार सीमेंट को महंगा कर जीएसटी की घटी दरें लागू नहीं करना चाहती। केंद्र सरकार से आपदा के लिए मिली मदद का जहां भाजपा गुणगान कर रही है, वहीं कांग्रेस सरकार इसे हिमाचल का हक कह रही है। सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि केंद्र से आपदा में कोई विशेष मदद नहीं मिली है और जो राशि मिली भी है वो हर राज्य के लिए आपदा राहत और बचाव के लिए मिलती है। केंद्र सरकार ने हिमाचल को कोई खैरात नहीं दी है जिसका भाजपा इतना ढिंढोरा पीट रही है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि विकट परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने आपदा राहत मैनुअल में बदलाव कर आपदा प्रभावितों को राहत दी है। 2023 में 10,000 करोड़ और 2025 में 5,000 करोड़ रुपए का आपदा से नुकसान हिमाचल को हुआ और 4,253 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को 5 साल में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित अन्य माध्यमों से मिला, जबकि विशेष आर्थिक पैकेज हिमाचल को मिलना चाहिए था। उन्होंने कहा कि भाजपा और जयराम ठाकुर केंद्र सरकार का ऐसे गुणगान कर रहे हैं जैसे केंद्र सरकार ने हिमाचल में पैसे की नदियां बहा दी हो। इस समय भी हैरानी की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी इस आपदा की घड़ी में जो है वो सरकार की आलोचना करने या केंद्र सरकार का गुणगान करने में लगी हुई है और इस तरह की भ्रामक बातें और आंकड़े जो है वो मीडिया के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता को देने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे हिमाचल प्रदेश जो है वो केंद्र के रहमो करम पे ही चल रहा है और अगर केंद्र मदद ना करे तो हिमाचल प्रदेश जो है वो नहीं चलेगा। इस तरह का भ्रामक प्रचार और इस तरह का सोशल मीडिया के माध्यम से बातें कह रहे हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के मौके पर आयुष विभाग हिमाचल प्रदेश ने शिमला के होटल हॉलीडे होम में एक दिवसीय संगोष्ठी आयुर मंथन, हिमाचल में आयुष सतत विकास का रास्ता, इसका एक आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 100 से ज़्यादा लोग शामिल हुए, जिनमें विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, विशेषज्ञ, उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग, आयुष संस्थानों के प्रतिनिधि, स्थानीय उद्यमी और समाज के अन्य लोग भी जो समाज सेवा के साथ जुड़े हैं, आयुर्वेद के साथ जुड़े हैं, वो भी इसमें मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता आयुष मंत्री यादविंदर गोमा ने की। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश ये है कि आयुष सेवाएं सिर्फ इलाज तक सीमित न रहें, बल्कि रोजगार, वेलनेस, टूरिज्म और आर्थिक विकास का भी एक सशक्त माध्यम बने। आयुष मंत्री यादविंदर गोमा ने बताया कि दूसरे विभागों के साथ मिलकर काम करना, डिजिटल प्लेटफॉर्मों से पारदर्शिता बढ़ाना और हिमाचल को पारंपरिक स्वास्थ्य और वेलनेस का केंद्र बनाना विभाग की प्राथमिकताएं हैं। इस साल की थीम लोगों और धरती के लिए आयुर्वेद रही। चर्चाओं में ये बात सामने आई कि हिमाचल की जैव विविधता और परंपरागत ज्ञान का इस्तेमाल लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के हित में काम करना चाहिए। निश्चित रूप से जो है आयुर्वेदा उसके ऊपर जो काम करें, जो हमारे आयुर्वेदा विभाग को आगे ले जाए उसके ऊपर जो है वो काम करें। और मैं आपके माध्यम से आज ये बताना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश में जो आयुर्वेदा विभाग है वो काफ़ी अच्छे स्तर पे जो है प्रदेश में सेवाएं देने का जो है वो प्रयास कर रहे हैं। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश में जो हमारे फार्मेसीज हैं, जहाँ पर हमारा आज जो है वहाँ पर मिलती है। आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारा पहाड़ी राज्य क्षेत्र है, जहाँ पर सबसे अधिक अच्छी क्वालिटी की जो है वो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है।
और हमारे ये फार्मेसी जो है अभी हमने ये फैसला लिया है कि हम एक सोसाइटी जो है वो जो फार्मेसीज का है वो हम रजिस्टर करेंगे और सोसाइटी मोड में लेके आएंगे। हमारी बेस्ट डायमंड रिंग डिजाइन्स। लड़की देखने गए थे तो पहली बार में पसंद कर ली थी। और दिखाइए। इनकी तरह गारंटी के साथ आती तो हाँ कर लेता। हैप्पी एनिवर्सरी। सबसे अनमोल मुस्कान खिलती है सिर्फ हीरो से। सजाइए अपने खास पल, वर्मा ज्वेलर्स। बहुचर्चित युग हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया है। जिला अदालत ने हत्याकांड में 3 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके बाद दोषियों ने हाईकोर्ट में फैसले को बदलने के लिए अपील दायर की थी। काफी समय तक मामला कोर्ट में चलता रहा और आज हाईकोर्ट ने जिला अदालत के फैसले को बदलकर 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि एक को उन्होंने बरी कर दिया है, यानी बरी करने के आदेश जारी कर दिए। निर्णय के बाद इस पर एक बहस भी शुरू हो गई है। युग के पिता ने इसे अन्याय कहा और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। फैसले पर युग के परिजनों ने नाराजगी जताई है और सुप्रीम कोर्ट में न्याय के लिए गुहार लगाने की बात कही है। युग के पिता विनोद गुप्ता ने कहा कि 11 वर्ष बीत जाने के बाद भी युग को न्याय नहीं मिला और आज हाई कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया, जिससे वे खुश नहीं है। युग के दोषियों को फांसी दे देनी चाहिए थी, लेकिन इतना वक्त बीत जाने पर भी दोषी अभी तक जिंदा है। उन्होंने कहा कि युग को न्याय दिलाने के लिए वे सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाएंगे और तुरंत फांसी की सजा देने की न्यायालय से मांग करेंगे। मैं इस कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हूँ सर, ना मैं ना मेरा पूरा परिवार। मैं इस कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हूँ। तथ्य तो पूरे हैं सर, ऐसा नहीं है। सेशन कोर्ट से आप देखते हैं, ये सेशन कोर्ट में भी तो हुआ फैसला। ऐसे तो जज साहब नहीं करेंगे उनको किल टू डेथ। अगर सेशन कोर्ट से मजबूत ना होता तो आगे क्यों आता ये केस? सेशन कोर्ट से ही हिम्मत बनी आगे, तभी आगे हाई कोर्ट में इन्होंने अपील करी। नहीं, इंसाफ नहीं मिला उसको, मेरे बच्चे को इंसाफ नहीं मिला। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसके लिए। हम तो अपने बच्चे के लिए जी रहे थे और अपने बच्चे के लिए सब कुछ खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। 1965 में हुए भारत पाकिस्तान के युद्ध में शहीद हुए वीरों को मंडी में पूर्व सैनिक लीग ने श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया, जिसमें लगभग 30 सैनिकों सहित इस युद्ध में भाग लेने वाले के मल्होत्रा ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध कश्मीर पर केंद्रित था और ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत पाकिस्तान द्वारा भारतीय कश्मीर में घुसपैठ शुरू हुई थी। कर्नल के मल्होत्रा ने बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 के युद्ध को सेकेंड कश्मीर वॉर के रूप में भी हम सभी जानते हैं। 1965 का ये युद्ध जम्मू और कश्मीर के विवादित क्षेत्र को लेकर लड़ा गया, जो 1947 में दोनों देशों के बीच बंटवारे के बाद से तनाव का प्रमुख कारण रहा है। ये 1 अगस्त से 23 सितंबर 1965 तक चला। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी पाकिस्तान पर बड़े पैमाने पर हमले से जवाब दिया, जिसके बाद 17 दिनों तक युद्ध चला। उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये बख्तरबंद वाहनों की सबसे बड़ी मुठभेड़ थी। युद्ध का अंत संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप और ताशकंद समझौते के साथ हुआ। 1965 का युद्ध को हुए 60 साल हुए हैं और आज पूरा भारतवर्ष बड़े जोश और जुनून के साथ इस दिवस को मना रहा है और आज मंडी में भी इसका कार्यक्रम रखा है। पूरा देश नमन कर रहा है और हम भी उनके वीर जवानों के जो शौर्य है, पराक्रम है, बलिदान है, त्याग है, उसको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि के फूल अर्पित करते हैं। पाकिस्तान तो आप लोग देख रहे हैं, वो अभी परसों क्रिकेट वाले को ही देख लिया आपने, सब लोगों ने देखा क्या वो दिखा रहे थे। तो वो नहीं मानेगा, वो तो लगा रहेगा कश्मीर के ऊपर। एक तरीका नहीं दूसरा तरीका अपनाता है। तो इसलिए भारत को हर हालत में मजबूत होना चाहिए और ठीक रहना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने मंडी में हुई आपदा को लेकर के बयान दिया है। उन्होंने पीएम द्वारा प्रदेश को 1500 करोड़ की सहायता देने पर आभार व्यक्त किया और उन्होंने ये भी कहा कि मंडी जिला में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। बरसात में 1500 करोड़ का नुकसान ही अकेले मंडी जिला को झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि धर्मपुर में काफी नुकसान हुआ, जिसके लिए मैंने विरोध जताया था कि खड्ड के किनारे बाजार को ना बनाया जाए।
पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने द्रंग विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की बदहाली और खस्ता होने पर सरकार से इन सड़कों को जल्द से जल्द दुरुस्त करने की बात कही। उन्होंने कहा कि लगभग 90 करोड़ का नुकसान लोक निर्माण विभाग को हुआ है। उन्होंने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से मांग की है कि आपदा से हुई क्षति से दोनों सरकारें प्रभावितों को निजात दिलाए और मूलभूत सुविधाओं को सुचारू रूप से चलाए। धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने समय निकाल करके हिमाचल प्रदेश का हेलीकॉप्टर से दौरा किया, धर्मशाला में मीटिंग की और जाते जाते 1500 करोड़ की उन्होंने फिलहाल एक पैकेज प्रथम किस्त देने की घोषणा की है। मैं चाहूँगा कि केंद्र सरकार जल्दी से जल्दी उस पैसे को दे ताकि लोगों को हम जो राहत लोगों को दी जा सके। बिना भेदभाव के केंद्र सरकार को खुली राहत जो है राशि हिमाचल को उपलब्ध करानी चाहिए ताकि हिमाचल सरकार उस पैसे को लोगों तक पहुंचा सके। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में मंगलवार को दूसरे दिन नवरात्र के अवसर पर माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा अर्चना की गई। श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही मंदिर परिसर में उमड़ पड़ी थी। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और कई अन्य राज्यों से आए भक्त माता के दर्शनों और नवरात्र पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। मेलाधिकारी और मंदिर न्यास के अध्यक्ष एसडीएम धर्मपाल ने मंदिर क्षेत्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। उन्होंने कहा है कि मौसम साफ है और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। श्रद्धालु निश्चिंत होकर माता के दरबार में आएं। सड़कों की स्थिति सुधारी जा चुकी है और प्रशासन व मंदिर न्यास द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर भक्त सीधे प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। बहुत अच्छे से जो है यहाँ सुविधाएं बनाई हैं और बारिशों के कारण बहुत नुकसान हुआ, लेकिन हमने रास्ते जो है वो सारे खोल दिए हैं, तो रास्तों में कोई परेशानी नहीं होगी। तो मेरा सभी से निवेदन है कि अच्छे से दर्शन करके जाएं, किसी भी तरह का कोई अफवाहों में ना आए। भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि पहले नवरात्रि पर केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जीएसटी के लिए नई दरों को जो लागू कर दिया गया है उसका पूरे प्रदेशवासियों को फायदा मिलेगा। सीमेंट पर जहां जीएसटी 28% था, अब 18% लिया जाएगा, यानी कि 10% का सीधा लाभ, जिससे एक बैग सीमेंट पर 40 रुपए कीमत कम होगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश जिस प्रकार से आपदा से ग्रस्त है, या कहा जाए कि जिस प्रकार से लोगों के घर पूरे हिमाचल में क्षतिग्रस्त हुए हैं, नष्ट हुए हैं, सीमेंट के दामों में कटौती होने से प्रदेश की जनता को इस कठिन घड़ी में बड़ी राहत मिल सकती थी। लेकिन हिमाचल सरकार तो सीमेंट के इस मौसम में इस तरह से दाम बढ़ा रही है कि वो जीएसटी के कम हुई दरों को लागू ही नहीं करना चाहती है। उन्होंने ये बड़ा आरोप हिमाचल प्रदेश सरकार पर लगाया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की कांग्रेस की सरकार जो बार बार लोगों का हितैषी होने का ढोंग रचती है। पिछले कल ही हिमाचल की सरकार द्वारा नोटिफिकेशन कर दी गई, जो एजीटी जो एडिशनल गुड्स टैक्स जो पहले 11 रुपए था उसको बढ़ाकर 16 रुपए कर दिया, जिससे पर बैग सीमेंट की कीमतों में 5 रुपए इजाफा हो जाएगा। 2023 में जब आपदा आई थी उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी, एक बैग पर एजीटी जो है वो 7.5 रुपए लगता था। लेकिन 2023 में जैसे आपदा आई, प्रदेश की सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार ने उसको बढ़ाकर 7.5 रुपए से 11 रुपए कर दिया था। और वर्तमान में 2025 में फिर से आपदा आई, लोगों के घर चले गए, जाने चलेगी। अब इस एडिशनल गुड्स टैक्स को 11 रुपए से बढ़ाकर अब 16 रुपए कर दिया। सोलन में लैपटॉप्स पर कमाल का ऑफर सकते हैं। यहाँ सिर्फ 2000 रुपए पर मंथ से ईएमआई भी स्टार्ट है। साथ ही यहाँ एंड ऑफ सीजन सेल में अप टू 50% तक के डिस्काउंट के साथ आप फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी जैसी इलेक्ट्रॉनिक्स भी अपने घर ले जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स डी मॉल सोलन। मां चामुंडा मंदिर में लंगर सेवा के लिए जा रहे भटिंडा यानी पंजाब के श्रद्धालुओं का ट्रक ढलियारा के पास पलट गया। दर्दनाक हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। इनमें 6 गंभीर घायलों को टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। बाकी घायलों का इलाज सिविल अस्पताल देहरा में चल रहा है।
ट्रक में श्रद्धालुओं के साथ साथ लंगर का सामान भी भरा हुआ था। इसमें दर्जन से अधिक गैस सिलेंडर रखे थे। गनीमत रही कि हादसे के दौरान सिलेंडरों में विस्फोट नहीं हुआ, वरना नुकसान और बड़ा हो सकता था। श्रद्धालुओं से भरा ट्रक भटिंडा से चामुंडा मंदिर की ओर जा रहा था। रास्ते में ये ट्रक धर्मशाला से होशियारपुर की ओर जा रही HRTC बस से टकरा गया। टक्कर के बाद चालक ने वाहन को तेज रफ्तार में भगाने की कोशिश की। सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे जो गाड़ी है वो लंगर लगाने के लिए जा रही थी और उसने HRTC ड्राइवर को, जो जिस गाड़ी में तकरीबन 10 से 12 लोग थे और जो ट्रॉला था जिसमें कि तकरीबन 19 से 20 लोग थे, तो ये दोनों गाड़ियाँ आपस में कोलाइड हुई और जिसमें अभी जो प्राइमा फेसी ये समझ में आ रहा है कि जो ट्रॉला था वो हाई स्पीड में था और उसने HRTC जो बस है उसको हिट किया। और अभी जो सूचना प्राप्त हुई है उसके हिसाब से यहाँ से सारे जो भी पैसेंजर्स थे और जितने भी HRTC बस में भी थे उन सबको हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया गया है और उसमें 4 लोग को अभी टांडा हॉस्पिटल रेफ़र किया गया और एक ही ऑन द स्पॉट डेथ होने की सूचना प्राप्त हुई है और एक को जब हॉस्पिटल ले जा रहे थे वहाँ पे उसकी जो है वो डेथ रिपोर्ट हुई है। तो बस में जो सवारियाँ थी उनको दूसरे बस में भेज दिया गया। एक सवारी थी उसमें उसको थोड़ी शीशे की चोट आई थी, लेकिन वो बोलते मैं ठीक हूँ, मैं अपना कर लूँगा खुद, तो वो चले गए। सोलन में बीते करीब 3 माह से पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। स्थानीय विधायक और स्वास्थ्य मंत्री से लेकर सभी अधिकारी इस पर मंथन कर चुके हैं, लेकिन हाल बेहाल है। 7 से 8 दिन बाद लोगों को पेयजल आपूर्ति की जा रही है। इसी समस्या को लेकर आज भाजपा सोलन शहरी मंडल द्वारा पुराने उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें भाजपाइयों ने पानी की बाल्टी के साथ विरोध दर्ज किया। इस दौरान नगर निगम की उप महापौर मीरा आनंद सहित भाजपा पार्षद भी इस धरना प्रदर्शन में उपस्थित रहे। भाजपा सोलन मंडल के अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता ने बताया कि बीते 3 माह से सोलन में महाजल संकट है। सरकार व नगर निगम जल शक्ति विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। नतीजन 8 से 9 दिन बाद पानी मिल रहा है। उन्होंने इसके उचित समाधान की मांग की है। बड़ी दुख की बात है, पिछले 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं और सोलन की जनता को जिस तरीके से पानी से को तरसाया जा रहा है और लोगों के लिए 8वें 9वें और दिन पानी आ रहा है और जिस तरीके से मंत्री जी यहाँ आए और अपने निजी कार्यक्रम में डांस करके चले गए और ये फरमान जारी करके चले गए कि चौथे दिन पानी मिलना चाहिए, वो भूल गए। जब मैंने घोषणा पत्र बनाया था तो ये कहा था मैं नियमित रूप से पानी दूंगा और मुफ्त में पानी दूंगा। वहीं उप महापौर मीरा आनंद ने बताया कि जैसे भी हो इसका समाधान होना चाहिए। हम लोगों ने चुन के जनता ने भेजा है हम लोगों को, हम जनता के लिए यहाँ पर खड़े हैं कि पानी क्यों नहीं आ रहा सोलन शहर में। हम लोग लगातार आज हमारा यह दूसरा प्रदर्शन है और माननीय राज्यपाल जी को हमने ज्ञापन भी सौंपा था, DC साहब को भी मिले थे और लगातार नगर निगम के अंदर भी और जनता में जाके भी जो हम लगातार इस पानी की जो समस्या सोलन शहर के अंदर आई है इसके बारे में हम जागरूक है। बाल विकास परियोजना अधिकारी शिमला अर्बन इंदु शर्मा ने बताया कि हाई स्कूल विकास नगर में आज पोषण भी पढ़ाई भी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में परिवार कल्याण विभाग से हमिंद्रा, मुख्य अध्यापिका रेणु रतन, काउंसलर रचना, पर्यवेक्षक नर्मदा, विद्यालय के सभी शिक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस अवसर पर अतिथियों ने पोषण, शिक्षा और बेटियों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए समुदाय को जागरूक किया। बच्चों के लिए पेंटिंग, स्लोगन लेखन और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों ने बड़े ही उत्साह के साथ भाग लिया। CDPO इंदु शर्मा ने बताया कि पेंटिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान सिमरन, द्वितीय स्थान नंदनी और तृतीय स्थान राज ने प्राप्त किया। स्लोगन लेखन प्रतियोगिता में प्रथम सार्थक, द्वितीय सोनाक्षी और तृतीय अक्षत रहे, जबकि भाषण प्रतियोगिता में प्रथम रंजना, द्वितीय सिमरन और तृतीय अंशु विजेता रहे। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा तैयार की गई पोषण रेसिपी प्रदर्शन का भी अवलोकन किया गया और स्वास्थ्य की भी जांच की गई, जिसमें विशेष रूप से अनीमिया और अन्य स्वास्थ्य संबंधी जांच की गई। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक व पारंपरिक गतिविधियां जैसे गोद भराई, अन्नप्राशन और एक बूटा बेटी के नाम का आयोजन किया गया, जिसने कार्यक्रम को और भी आकर्षक बनाया।
कुल्लू जिला के आनी विधानसभा के ग्राम पंचायत कमांद में आपदा प्रभावितों और गरीब लोगों को राहत सामग्री बांटी गई है और उनके दुख दर्द को इस बहाने साझा किया गया। इस बार बरसात में प्रदेश का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां नुकसान ना हुआ हो। कुल्लू में भी बहुत नुकसान की खबर है। इसी के चलते आनी की ग्राम पंचायत कमांद के समाज सेवी घनश्याम शर्मा ने गरीबों और प्रभावितों को ये राहत सामग्री बांटी है। प्रधान रीमा ठाकुर के साथ मिलकर वहां प्रभावित पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी गई है। जो लोग घरों से बेघर हुए हैं और जिनके पास अभी रहने के लिए मकान नहीं है, तो अपनी इच्छा शक्ति से जितना हो सके हमने उनको राहत सामग्री देने की कोशिश की। और हम इस वीडियो के ज़रिए आप सभी से भी निवेदन करेंगे, जितने भी समाज सेवी हैं और जितने भी NGOs है, आप सभी वैसे भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। कृपा करके कुछ ऐसे भी लोग जहाँ तक अभी लोग नहीं पहुँच पाए हैं, कृपा करके यथाशक्ति जितना हो सके आप दान दें और फिर से जिन लोगों का नुकसान हुआ फिर से एक बार उनका घर चल सके। तो इसे पैक कर दूं या फिर से प्रपोज कर दूं? मैम, हैप्पी एनिवर्सरी बेबी जी। हैप्पी एनिवर्सरी। सबसे अनमोल मुस्कान खिलती है सिर्फ हीरो से। सजाइए अपने खास पल, वर्मा ज्वेलर्स। हमीरपुर जिला में बिजली बोर्ड के उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रथम चरण में 40,000 स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, जिनमें सबसे पहले DTR को शामिल किया जाएगा। DTR यानी कि ट्रांसफार्मर पर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। हमीरपुर जिला में 2200 से अधिक ट्रांसफार्मर हैं जिनके ऊपर इन स्मार्ट मीटर को स्थापित करना है और वो प्रक्रिया भी अभी चल रही है। अभी तक 250 से अधिक ट्रांसफार्मर पर इन मीटरों को लगाया जा चुका है। वहीं सरकारी भवनों पर और ऐसे उपभोक्ताओं के घरों पर पहले चरण में स्मार्ट मीटर लगेंगे जिनकी बिजली की खपत 300 यूनिट से ज्यादा है। माना जाता है कि DTR पर स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली को हर एक यूनिट का पारदर्शी डाटा उपलब्ध रहेगा। कंपनी के माध्यम से स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। प्रथम चरण के लिए कंट्रोल रूम अधीक्षण अभियंता बिजली बोर्ड कार्यालय हमीरपुर के साथ ही बनाया गया है। यहाँ पर बिजली की फिटिंग की गई है और बाकी सामान यहाँ पर आना बाकी है। बिजली बोर्ड के अधिकारियों की माने तो दूसरे चरण में 1,72,000 उपभोक्ताओं के घरों पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। हमारे जो जोन से इसका ऑर्डर हुआ, वार्ड हुआ, तो ये 2 ऑर्डर हुए हैं। एक ऑर्डर हमारा पहले हुआ था स्मार्ट मीटर लगाने के लिए, उसमें हम तकरीबन 40,000 स्मार्ट मीटर लगाएंगे और उन 40,000 स्मार्ट मीटरों में हमने जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैं वहाँ पे होगा और फीडर मीटर पे हो रहा है स्टार्टिंग फेज में। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लिए हमने और हाई एंड कंज्यूमर लिए जिनकी कंजप्शन 300 यूनिट के ऊपर होती है। तो तकरीबन ये 40,000 तक के कंज्यूमर हैं, इनके ऊपर स्मार्ट मीटर अभी जो लगाए जा रहे हैं। आज दिन भर में हमारे साथ बस इतना ही। ताज़ा अपडेट और खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टाइम्स हिमाचल। और हाँ, हर अपडेट के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं सच की राह पर सबसे आगे। फेसबुक के साथ साथ हम यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध हैं। नमस्कार।